औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 वेव्स एंड ऑसिलेशन। कोर्स कोड आपका 102 है और इसमें हमने आज स्टडी करना है वेव स्पीड को। और वेव स्पीड में हमारे पास दो मेथड्स हैं जो वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। एक हमारे पास मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का और दूसरे हमारे पास जो मेथड है वो एनालिटिकल मेथड है। तो सबसे पहले जो है मैं डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सपोज करें कि हमारे पास एक ट्रांसफ़र पल्स है, एक ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग वेव है जो किसी एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रही है। और हमने इस वेव की जो वेलोसिटी है, इस वेव की वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट जो है वो करना है। तो इसकी वेलोसिटी को हम, ये v जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये हम बड़ी आसानी से डायमेंशनल मेथड के ज़रिए इसकी वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और एनालिटिकल मेथड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेज़ वेलोसिटी जो होती है वेव की, वो डिपेंड करती है इसकी लीनियर मास डेंसिटी और टेंशन के ऊपर। मैंने कल फेज़ वेलोसिटी के बारे में आपको बताया था, ठीक है, कि किसी कंपोनेंट वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको हम फेज़ वेलोसिटी का नाम जो है वो देते हैं। तो फेज़ वेलोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? एक तो वो लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो लीनियर मास डेंसिटी यानी कि जितना मास किसी लेंथ के ऊपर, ठीक है, पड़ा हुआ है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, ये इसको हम म्यू से यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो अब एक तो ये लीनियर मास डेंसिटी पर करती है और दूसरा ये टेंशन फोर्स पे डिपेंड करती है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेंशन फोर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये टेंशन की फोर्स जो है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो अब हमने जो है इसको कैलकुलेट करके देखना है। तो मैं इसका पहले जो है ये फार्मूला लिखता हूँ कि ये जिन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रही है हम उसको फार्मूले की फॉर्म में किस तरह राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास ये जो फार्मूला बना है वेलोसिटी का, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एफ ए म्यू बी के। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एफ ए और म्यू बी है, इसमें ए और बी कांस्टेंट्स हैं। हमने ये ए और बी कांस्टेंट्स जो हैं, इन कांस्टेंट्स को हमने एवेल्यूएट करना है या हमने कैलकुलेट करना है। और इसको करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं, हम इसको प्रोसीजर को सीखते हैं कि ये हमने किस तरह करना है। तो आप देखें कि यहाँ से पहले मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर ये के कांस्टेंट आ जाएगा एफ ए और म्यू बी के बराबर आ जाएगा। अब आप इनकी डायमेंशंस लिखें, म्यू की लिखें, फोर्स की लिखें और वी की लिखें। तो पहले नंबर पर मैं वी की डायमेंशंस लिखता हूँ। देखें वी जो है ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर होता है। तो आपके पास एल और टी टाइम और डिस्प्ले लेंथ की है, तो ये आ जाएगा एल टी इनवर्स। ये पहले वेलोसिटी की आ गई। उसके बाद फोर्स की देखें, फोर्स की डायमेंशन देखें बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एम ए के बराबर होता है। तो एम ए जो है वो आपके पास वी ओवर टी और वी डी ओवर टी के बराबर होता है। तो डी एम डी ओवर टी स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? आप इसकी डायमेंशंस देखें, कैपिटल एम और लेंथ और टी स्क्वायर, ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी। तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा एम एल टी इनवर्स। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। ये हमारे पास जो हैं ये फोर्स की डायमेंशंस जो हैं वो आ गई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखें कि ये फोर्स हमने निकाल ली, फोर्स भी निकाल लिया है, वेलोसिटी भी निकाल ली है। अब हमारे पास म्यू रह गया सिर्फ।
इसकी डायमेंशन जो है वो हमने निकालनी है। तो म्यू क्या, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि कैपिटल M ओवर L। तो म्यू आ जाएगा हमारे पास ML इनवर्स। अब आपने ये सारी डायमेंशंस निकाल ली, तो इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर k जो है ये कोई कांस्टेंट है और ये 1 के बराबर है। तो अब मैं ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आप देखें कि मेरे पास जो है वो क्या रिलेशन बन जाता है। देखिए आपके पास v जो है वो अब FA और म्यू B के बराबर है। तो v की आपके पास LT इनवर्स डायमेंशंस थी, F की आपके पास MLT इनवर्स A और म्यू की ML इनवर्स B। ये आपके पास जो है वो डायमेंशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये आपके पास डायमेंशंस आ गई, तो अब आप इस तरह करें कि इनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें दोनों साइडों के ऊपर। तो देखें यहाँ पर m तो नहीं है इस तरफ, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू a है, तो a हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। t इनवर्स 1 है और -2a, तो -2a -1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे l की वैल्यू 1, a और -b, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप देखें a ये काट जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 जो है वो आ जाएगी। और हमारे पास जो b है, ये इधर देखें आप, a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं अगर b की वैल्यू आपने निकालनी है। सॉरी, ये इसको लिखें हम, a इज इक्वल टू 1/2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो a 1/2 माइनस बी इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। तो माइनस बी 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये b -1 + 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा b -1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू मेरे पास -1/2 निकल आई और जो a की वैल्यू है मेरे पास वो 1/2 के बराबर है। तो अब आप ये वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करें b और a की। तो b और a की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v हमारे पास f ऑफ 1/2 और म्यू -1/2, तो v क्या आ जाएगा, f ओवर म्यू का अंडर रूट। तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो निकल आएगी। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, किसी मैकेनिकल वेव की ये वेलोसिटी जो है वो निकल आई। यानी कि एक मैकेनिकल वेव एक स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवल कर रही थी, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो f ओवर म्यू के बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वेलोसिटी ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक ये फोर्स के ऊपर, जो टेंशन की फोर्स है स्ट्रिंग की, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और दूसरी ये लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर जो है वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही है। तो इसको हम कहते हैं वेव स्पीड या वेव स्पीड ऑफ ए मैकेनिकल वेव, एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल method. Now I will discuss the next method, which is the analytical method to calculate the speed of a wave. अब हम अगला मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एनालिटिकल मेथड है, जिसके अंदर हम स्पीड ऑफ वेव जो है उसको कैलकुलेट जो है वो करके देखेंगे। ठीक है, तो वेव स्पीड, इसको मैकेनिकल एनालिसिस का नाम भी देते हैं। ठीक है, हमारे पास वो सेम सिस्टम है कि ये एक पल्स है, यूं करके मूव करके ट्रांसफ़र वेव इस वेलोसिटी v के साथ।
तो हमने एनालिटिकल मेथड से इसकी वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो सपोज करें कि ये मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये ओरिजिन है, इसको आप ओ का नाम दे लें, और इस ओरिजिन से यहाँ पर ये कर्व जो हमारे पास आ रहा है, और यहाँ से ये कोई एंगल थीटा इधर से बन रहा है, इधर से भी कोई एंगल थीटा बन रहा है, और ये कोई यहाँ पर हमारे पास लेंथ एलिमेंट है जिसको हमने डेल्टा एक्स का नाम दे दिया। इस तरफ से फोर्स F1 इस पर लग रही है, इस तरफ से फोर्स F2 इसके ऊपर जो है वो लग रही है। तो हमने एक लेंथ एलिमेंट डेल्टा एक्स जो है वो इस स्ट्रिंग के ऊपर ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। हमारे पास जो है इसका रेडियस आर, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर जो है वो हमारे पास बन रहा है, जो कि एक एंगल थीटा बना रहा है। आपके पास फिगर में क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि वो एंगल थीटा जो है वो बना रहा है वो ओरिजिन से। तो ये जो हमारे पास फोर्स है, ये क्या, ये टेंशन की फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर। आप देखें ना, फोर्स यहाँ पर भी एक्ट कर रही है और इधर पर भी एक्ट कर रही है। तो फोर्स जो है वो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हैं, यानी कि इन फोर्सेस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन रह जाएगी वो ट्रांसफ़र, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से सिर्फ जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो रह जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखें, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास। एक तो बनेगा f1 cos थीटा 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू f2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 0। ये तो आपस में कट के कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि f1 cos थीटा 1 f2 cos थीटा 2 दैट इज इक्वल टू f, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रहा है वेव का, वो सिर्फ अलॉन्ग y एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलॉन्ग y एक्सिस लगाएं, यानी कि समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये हम कंडीशन लगाएं, तो हमारे पास f परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट वो क्या आ जाएगा, f1 साइन थीटा 1 प्लस f2 साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। और हमें ये पता है कि जो f1 f2 और f हैं ये सारे बराबर हैं, यानी कि f1 बराबर है f2 के बराबर है f के, तो थीटा 1 बराबर है थीटा 2 के बराबर है थीटा के। तो इसका मतलब है कि f परपेंडिकुलर फिर क्या आ गया आपके पास, f परपेंडिकुलर आ गया f साइन थीटा प्लस f साइन थीटा, तो f परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 2f साइन थीटा। ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो निकल आई। तो अगर हम यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको लगाएं, तो अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन साइन ऑफ थीटा जो है इट गोज टू थीटा, ये मैंने क्या लगाई है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो f परपेंडिकुलर मेरे पास पे क्या आ जाएगा 2f थीटा, ये मेरे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो चूंकि r का इसके अंदर s इज इक्वल टू r थीटा, ये रिलेशन हमें पता है, तो यहाँ पर s रिप्लेस होगा डेल्टा x से जो हमने लेंथ एलिमेंट दिया हुआ है, और रेडियस अगर आप उस फिगर को रिकॉल करें तो उस फिगर के अंदर हमारे पास ओरिजिन से 2, ठीक है, जो है वो एंगल जो है वो बन रहे हैं। इसका मतलब है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 2 थीटा, ये हमारे को कि थीटा 1 थीटा 2 के ही बराबर है। तो हमारे पास डेल्टा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके अंदर आप देखें कि जो ये वाली इक्वेशन है इसमें डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये रेडियस स्मॉल रेडियस कैपिटल R से रिप्लेस होगा, और थीटा जो है वो 2 थीटा से रिप्लेस होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2r थीटा।
और यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर 2r के बराबर आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि हम इस इक्वेशन को, ये थीटा की वैल्यू निकल आई है, तो इस थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन ए के अंदर जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब इस इक्वेशन ए के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ परपेंडिकुलर मेरे पास 2f, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स ओवर 2r, 2f डेल्टा एक्स ओवर 2r, ये मेरे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2 से कैंसिल हो गया, तो f परपेंडिकुलर मेरे पास किसके बराबर आ गया, f डेल्टा x ओवर r के, ये मेरे पास। अब जो फोर्स ऑफ टेंशन है यहाँ पर एक्चुअली वो क्या प्रोवाइड कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। फोर्स ऑफ टेंशन जो है वो क्या कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है। तो आप यहाँ पर m को जो है वो लिख सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी की फॉर्म में कि m अगर डेल्टा m के बराबर है तो म्यू जो है हमारे पास वो डेल्टा m ओवर डेल्टा x के बराबर होगा, और म्यू डेल्टा x हमारे पास डेल्टा m के बराबर होगा। यानी कि इस रिलेशन को अगर मैं लिखूं कि एफ सी डेल्टा m वी स्क्वायर ओवर r, और यहाँ पर डेल्टा m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी है, डेल्टा m की वैल्यू म्यू डेल्टा x वी स्क्वायर ओवर r के बराबर है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है, एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो निकल आई है, एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो निकल आई है म्यू डेल्टा एक्स वी स्क्वायर ओवर आर, और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ठीक है, ये वैल्यू और हमारे पास ये वैल्यू जो है, इन दोनों को हम, मैं अगर इसको कहूँगी इसको स्मॉल ए कह लूँ और इसको स्मॉल बी कह लूँ, तो अगर मैं कंपेयर कर लूँ, कंपेयर ए एंड बी, ए और बी को मैं अगर कंपेयर कर लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा एफ डेल्टा एक्स ओवर आर इज इक्वल टू म्यू डेल्टा एक्स वी स्क्वायर ओवर आर। ये चीज़ जो है ये मेरे पास बन जाएगी। तो अब आप जो है इसको देख सकते हैं कि अगर यहाँ से मैं आर को आर से कैंसिल कर दूँ, डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास क्या रिलेशन बच जाएगा, मेरे पास जो है एफ इज़ इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ से वी स्क्वायर आ जाएगा एफ ओवर म्यू, और वी आ जाएगा एफ ओवर म्यू अंडर रूट। तो यही रिलेशन जो है ये हमने ड्राइव करना था। तो ये हमने क्या किया है कि इसको मैकेनिकल एनालिसिस या एनालिटिकल एनालिसिस के ज़रिए जो है वो हमने कैलकुलेट करके देखा। तो आपको मैंने जो वेव स्पीड है उसके दोनों मेथड्स जो हैं वो करवा दिए हैं, डायमेंशनल मेथड भी करवा दिया है और आपको जो है मैकेनिकल एनालिसिस या एनालिटिकल एनालिसिस से भी कैलकुलेट करना दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है, और फोर्स पर यूनिट लीनियर मास डेंसिटी जो है ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पेपर में वो आपको ये ना पूछे कि भाई किस मेथड से करना है, तो आप जो है वो मैकेनिकल से भी कर सकते हो, डायमेंशनल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अब वो पेपर में आपसे कोई ये कहे कि नहीं आप मैकेनिकल से करके दें
या एनालिटिकल से, तो फिर आपने इस तरीके से ड्राइव करना है। और अगर वो कहे कि आपने डायमेंशनल एनालिसिस से करके दें तो फिर आपने इसको डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए करके देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं यहीं पर इसको फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि आज आपका पहला लेक्चर है। तो आज 20 मिनट की वीडियो ही मैंने बनाई है, लेकिन कल से इंशाल्लाह ताला 45-50 जो है मिनट की वीडियो जो है वो हुआ करेगी। तो आप ये लेक्चर जो है वो अपने रेगुलरली लेते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।